नमस्कार, यह है सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। इजराइल और हमास जंग के बीच दक्षिणी बेरूत में हमास के उपनेता सालेह अरोरा की हत्या और फिर ईरान में दो बड़े धमाके। ये धमाका करमान प्रांत में हुआ, जहां पर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र है। इनकी चौथी बरसी पर जमा हुए लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 लोगों की मौत हुई और 200 घायल हैं। ईरान ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद से ये ईरान पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। पहले ही मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और अब लेबनान में हमास के टॉप लीडर की हत्या और अगले दिन ईरान में जनरल सुलेमानी की बरसी के मौके पर दोहरे धमाके ने मध्य पूर्व और अमेरिका को एक क्षेत्रीय युद्ध के कगार पर ढकेल दिया है। अयतुल्ला खमेनी ने इस हमले का सख्त जवाब देने का ऐलान किया है और हिजबुल्लाह ने हमास उपनेता सालेह की हत्या का बदला लेने का भी ऐलान किया है। ईरान में हुए धमाकों के चंद घंटों के बाद ही अमेरिका और उसके 12 सहयोगियों ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक लिखित चेतावनी जारी की है, जिसमें शामिल हैं ये देश जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, जापान, सिंगापुर और नीदरलैंड। इन देशों ने लिखित चेतावनी जारी की है या दस्तखत किए हैं इस चेतावनी पर, जिसमें यह लिखा गया है कि हम इन गैर कानूनी हमलों को फौरन रोकने की मांग करते हैं। यानी कि जो हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में हमला कर रहे हैं, उसे रोकने की मांग की गई है। गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाए गए क्रू मेंबर्स और जहाज़ों को फौरन छोड़ा जाए। अगर हूती ये हमले जारी रखेंगे तो उन्हें नतीजे भुगतने को तैयार रहना होगा। लाल सागर कॉरिडोर में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल और ड्रोन से मालवाहक जहाज़ों पर लगातार हमला किया है। इधर 2 दिन पहले ही ईरान ने ऐलान किया कि वो अपनी नौसेना के कुछ जहाज़ों को इस क्षेत्र में तैनात करेगा। इससे साफ है कि हूतियों को ईरान का समर्थन है और लाल सागर कॉरिडोर में हूती हमलों से विश्व की अर्थव्यवस्था और कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका ने खुद को यमन में हूती ठिकानों पर अब तक पलटवार करने से रोका है, ताकि यमन के गृहयुद्ध के बीच मुश्किल से हुई ये संधि बनी रहे। ईरान ने धमाकों के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका और यूरोप इससे इनकार करते हैं। इजरायल ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। लेकिन एक हत्या और 2 धमाकों के बाद इस युद्ध यानी कि गाजा के युद्ध के फैलने का खतरा तो बढ़ ही गया है। खबर है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन फिर से इस क्षेत्र का दौरा करेंगे और लेबनान के साथ बातचीत से हिजबुल्लाह पर यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस टकराव को और ना बढ़ाए। इजरायल की तरफ से गाजा के अलावा सीरिया और लेबनान में भी हमले किए गए हैं। लाल सागर जंग का मैदान बना हुआ है, जिसे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हमला माना जा रहा है और इस सब के बीच अमेरिका और ईरान जैसे देशों की तरफ से जुबानी धमकी इस युद्ध के दायरे को बढ़ा सकती है। ये साफ है। तो अब तक गाजा इजरायल के इस युद्ध में जो देश प्रभावित हो रहे हैं सीधे तौर पे या फिर एक तरह से शामिल हो रहे हैं, वो कौन है, इस मैप के जरिए देखते हैं। एक तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि जो इजरायल विरोधी ताकतें हैं और जो ईरान की मदद से हमास के साथ हैं। तो उनमें है सीरिया, लेबनान और इराक। हालांकि कोई भी अभी सीधे जंग में नहीं कूदा है, लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोहियों के हमले जारी हैं। ये देश हैं जो इजरायल के विरोध में हैं। लेबनान जो है वो हिजबुल्लाह का गढ़ है और ये इजरायल के विरोध में है। ईरान हिजबुल्लाह समर्थक माना जाता है और यहाँ पर बम धमाके हुए हैं। इसके बाद से यहाँ पर तनाव बढ़ा है। इसके अलावा लाल सागर का क्षेत्र है। लाल सागर का क्षेत्र है जहाँ पर हूती विद्रोहियों ने मालवाहक जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। और इसके अलावा यमन है जो इजरायल विरोधी है, क्योंकि ये हूती विद्रोहियों का गढ़ है। तो ये तमाम देश इजरायल के विरोध में हैं। इस बीच कतर और मिस्र सीज फायर और मध्यस्थता में अहम रोल निभा रहा है। कतर हमास के लीडर का गढ़ है
और सीज फायर में कतर का एक अहम रोल रहा है। मिस्र का भी जो एक सीज फायर की गई थी उसमें काफ़ी अहम रोल रहा है और मिस्र इस इलाके में है, इसलिए इस पे प्रभाव भी पड़ता है और किसी न किसी तरह से इसका यहाँ पर असर देखा जा रहा है। लेकिन ईरान पर हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति ने सहयोगी ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की है, यानी कि रूस जो है वो भी ईरान के समर्थन में है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ेगा। तो अब अमेरिका के इस युद्ध में खिंचने का डर बढ़ गया है। अमेरिका ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इजराइल और ईरान भी आमने सामने हैं और अमेरिका, इजराइल एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी हैं। तो इस तरह से कोई रेखाएं खींची हुई हैं। एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है और यूरोप के कुछ देश हैं जो इनके साथ हैं। दूसरी तरफ एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें ये तमाम देश हैं जो इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं और एक तरह से अमेरिका के खिलाफ भी, और जो यहाँ पर गाजा के इस युद्ध में एक हमास के का साथ दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए पश्चिम एशिया मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा और एमएच सूरतवाला जो अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एमएच सूरतवाला, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी कि ईरान में जो बम धमाके हुए एक के बाद एक और बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है और इसके जवाबी कार्रवाई करने का भी एक खतरा बना हुआ है, तो इसके बाद में अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, हम आपसे ये जानेंगे। इस समय लाइन कट गई है। कमर आगा साहब, ये जो स्थिति बनी है अब उसमें इस युद्ध के फैलने की जो अंदेशा है, जो खतरा है, वो कितना बढ़ जाता है? अब ईरान पर जो हमला हुआ है, हालांकि किसी ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि सीधा शक इजराइल पे जाता है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये नगमा कोई पहली दफे तो इस तरह का अटैक वहां पे नहीं हुआ। इससे पहले भी उनके बहुत से साइंटिस्ट मारे गए हैं और पॉलिटिकल लीडर्स के पर भी अटैक हो चुका है। वहां पे इस तरह के एलिमेंट हैं ईरान के अंदर। और कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि मुजाहिदीन खल्क है, दाइश भी हो सकता है। लेकिन ये जितने भी ग्रुप हैं, ये जो भी हैं, इनके पीछे कहा जाता है कि इसराइल है और बहुत से इसराइल समर्थक वहां पे मौजूद हैं और जो स्लीपर सेल्स हैं उनके, और वो उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट का भी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, बल्कि एक साल से कम ही होगा, की हत्या हुई थी। तो ये एक वार चल रही है बहुत समय से। इसराइल का मानना यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और वो उसको बनाने नहीं देगा। दूसरी तरफ अमेरिका की जो पॉलिसी है वो रिजीम चेंज की है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। नगमा, गौरतलब बात यह है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है इस पश्चिमी जो एशिया है इसमें बहुत कम हो गया है। सऊदी अरेबिया भी अब ब्रिक्स का मेंबर हो गया, यूएई ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया, भारत ने एक ट्रांजैक्शन भी कर लिया रुपी और यूएई की करेंसी के साथ, और सऊदी अरेबिया का भी। तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। यूएस की जो बेसिक जी। पॉलिसी है वहां पे, जो इस वक्त नियो कॉन्स हैं, उनका मानना यह है कि अमेरिकन पॉलिसी जो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत मिलिटराइज्ड हो गई है और वो अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेना के तो ये, माध्यम से लेकिन मैं सब समझना करना चाहूंगी कि चाहते हैं। ये जो और ये दायरा कमर जो आगा है साहब, जो लगातार अभी बढ़ता दो चला जा रहा सिचुएशंस वहां पर खड़ी हो गई हैं, एक तो बैरूत में एक हमास के उपनेता नंबर 2 की हत्या, असैसिनेशन, और दूसरे यहाँ पर ईरान में 2 बड़े बम धमाके और जिसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो इसका असर कैसे इस इलाके में पड़ेगा? पर एमएच सूरतवाला हमारे साथ जुड़ गए हैं अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी ईरान से। एमएच सूरतवाला, ईरान में इस वक्त इन धमाकों को कैसे देखा जा रहा है? ये भी कहा गया कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, एक जवाबी कार्रवाई होगी, पर इलाके में किस तरह का तनाव बढ़ा है? जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से कमर आगा साहब ने भी कहा है अभी कि इस हत्या को और ये जो बम धमाके हुए हैं, इस बम धमाके को वेस्ट एशिया में होने वाले हालात से अलग नहीं देखना चाहिए। और ईरानी लीडर्स और इनके जो कमांडर्स हैं, वेस्ट एशिया में जो कुछ भी अभी सूरत हाल है, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि यमन है, लेबनान है, सीरिया है, इसराइल फिलिस्तीन, और 7 अक्टूबर के बाद से ये जो 90 दिन से एक जंग चल रही
है, ये धमाके को ईरानी लीडरशिप, जिन यहाँ के प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर और जितने भी कंसर्न पर्सन हैं और कमांडर्स हैं, वो इसको ये 90 दिन से चलने वाली जंग से जोड़कर देख रहे हैं। ज्यादातर लोगों का जो मैंने बयान को देखा है और सुना है और आर्टिकल्स भी आ जा रहे हैं, उसके अंदर इस बात को बताने की कोशिश की जा रही है कि 90 दिन के अंदर इसराइल को जो उसने अपने लिए विजन और हदफ गोल्स बनाया था इस जंग में हासिल करने के लिए, उन अहदाफ को वो हासिल नहीं कर पा रहा है। चूंकि वो एक भी हदफ को, एक भी गोल को वहां अचीव नहीं कर पा रहा है, तो अब अपनी तवज्जो को, जो असल ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड है, वहां पर जो उसको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो कम से कम मीडिया में अपने आप को ताकतवर बताने के लिए एक नाकाम कोशिश है, चाहे लेबनान में अल आरूरी को मारना, कि जिनको यहाँ पर लोग शहादत कहते हैं, उन्हें शहीद करना, और इसी तरह से किरमान में ये 2 बम धमाके, जो स्लीपर सेल्स जिसकी तरफ कमर आगा साहब ने भी इशारा किया है, यकीनन यहाँ कुछ स्लीपर सेल्स हैं। जब जंग की हालत होती है 2 लोगों के दरमियान या 2 फ्रंट में, तो एक दूसरे के उसमें स्लीपर सेल्स होते हैं जिसको उन्होंने एक्टिवेट किया है। लेकिन इसको यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जब जंग के मैदान में कामयाब नहीं हो रहा है, तो निहत्ते लोगों के दरमियान में इस तरह के बम धमाकों को करके, जैसे किरमान में उन्होंने किया है, एक तरह से ये बताने की, धमाके हुए उसमें इजराइल का हाथ है। बिल्कुल यहाँ के प्रेसिडेंट ने कल रात में उनकी एक तकरीर थी, डेथ एनिवर्सरी जनरल कासिम सुलेमानी की कल जो थी, उसमें उनकी तकरीर थी, प्री प्लान तकरीर थी, पहले से होने वाली थी। उस तकरीर में उन्होंने खुलकर इस बात को कहा है कि अगर इसराइल ये समझता है कि अपनी हार के ऊपर इस तरह के बम धमाकों से पर्दा डाल सकता है, तो वो गलत फहमी का शिकार है। और फिर साथ साथ में सुप्रीम लीडर की तरह यहाँ के प्रेसिडेंट ने भी खुले अल्फाज में चेतावनी दी है, धमकी दिया है और कहा कि इसका सख्त बदला लिया जाएगा। जी, कमर आगा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि अब ये जो जंग है गाजा में हमास और इजराइल के बीच में, इसमें क्या और भी देश जुड़ेंगे या इसका दायरा और बढ़ेगा? और अब ईरान की में ये हमला, और क्या अमेरिका की जो चेतावनी दी गई है अमेरिका की तरफ से हुतियों को, तो अमेरिका भी क्या इसमें अब खिंचा चलाएगा? देखिए, अगर ये जंग ऐसा लगता है जैसा आपने बताया कि इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, और इजराइल काफी समय से ये बात को कहता है कि ईरान में अगर, और अमेरिकन भी मानते हैं कि रिजीम चेंज अगर होता है वहाँ, तो ये हूती, हमस और हिजबुल्ला और शिया मलेशिया इराक में ये कमजोर हो जाएंगे, इनसे जीतना आसान होगा, और अमेरिकन अपने जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। इजराइल का मानना यह है कि ईरान उसका एनिमी नंबर 1 है। और अगर, हालांकि ये इलेक्शन ईयर है अमेरिका में, अमेरिका कई बार सोचना पड़ेगा अमेरिका को कि वो इस जंग में उतरे या ना उतरे, लेकिन अगर इजराइल जंग फैलती है तो अमेरिका पीछे नहीं रहेगा। उसने ऑलरेडी अपने जंगी बेड़े वहां पे डिप्लॉय कर दिए हैं, पर्शियन गल्फ में भी, ईस्ट वो जो है मेडिटेरेनियन में भी, रेड सी में भी। और जहां तक हूतियों का सवाल है, हूतियों के पास तो कुछ बचा ही नहीं है ना, उनके शहर के शहर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और उनके पास न तो कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी है, बस यही बची है कि वो अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करें और अपने इशू को अलाइव रखें, जिंदा रखें हर तरीके से। तो अमेरिका या कोई भी उनको, मुझे नहीं लगता कि दबाना आसान काम होगा। नेशनलिज्म वहाँ बहुत डीप रूटेड है पूरे इस अरब खित्ते में, सऊदी अरेबिया आपने कहा वगैरह। कि वो हूथी विद्रोही जो है उनके पास कुछ और खोने के लिए नहीं है, और इस तरफ जंग का दायरा एक तरह से इससे भी बढ़ रहा है कि वहाँ पे आप देखें कि 2 हमले हुए हैं, एक तो हमास के नेता का मारा जाना और दूसरा ईरान में 2 बड़े धमाके जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। इसने यहाँ पर मौजूदा तनाव में और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमर आगा और अहमद सूरतवाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच की पड़ताल में हमारे पास अभी इस चर्चा के लिए इतना ही वक्त है, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं और लौटते हैं ब्रेक के बाद। अमेरिका की धमकी, ईरान में बम धमाका, बेरूत में हमास के उपनेता की हत्या, कैसे बढ़ा रहा है युद्ध के फैलने का खतरा? देखिए उमा शंकर की ये रिपोर्ट। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हुथी विद्रोहियों के हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिका की अगुवाई में कुल 13 देशों ने हुथी विद्रोहियों को चेतावनी दी है कि अगर उसने हमले नहीं रोके तो फिर अंजाम बुरा होगा।
अमेरिका के अलावा इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। इन देशों की तरफ से जारी चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले ये भी जानकारी आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हुथी के ठिकानों पर सीधे हमले की सोच रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमारा संदेश साफ है, ये हमले तुरंत बंद हों और जिन जहाज़ों और चालक दल के सदस्यों को अवैध तरीके से कब्जे में लिया गया है उन्हें तुरंत छोड़ा जाए। बयान में आगे कहा गया है कि लाल सागर में हुथी के हमले अवैध और अस्वीकार्य हैं। नागरिक और मालवाहक जहाज़ों पर ड्रोन, छोटी नौकाओं और मिसाइलों के जरिए हमले इस समुद्री मार्ग पर जहाज़ों की आवाजाही की स्वतंत्रता पर हमला तो है ही, साथ ही ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर रहा है। इस रास्ते दुनिया भर से आ जा रहे जहाज़ों पर सवार लोगों और चालक दल के सदस्यों की जान को खतरा पैदा हुआ है। दुनिया के समुद्री व्यापार का करीब 15% हिस्सा लाल सागर होकर गुजरता है, ये भी इस बयान में कहा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि 8% अनाज का व्यापार भी इसी होकर जाता है। 12% कच्चा तेल और 8% लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी रास्ते होकर गुजरता है। हमलों की वजह से कई जहाज कंपनियों ने केप ऑफ गुड होप का रास्ता लेना शुरू किया हुआ है। इससे जहाज़ों को पूरा अफ्रीका घूमकर आना होता है। ये रास्ता करीब 4000 नॉटिकल माइल यानी कि तकरीबन 7500 किलोमीटर अधिक लंबा पड़ता है। इससे खाद्य, तेल, मानवीय मदद आदि सभी की सप्लाई में हफ्तों की देरी होती है। माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है, सो अलग। इस सब का खामियाजा दुनिया पर पड़ना लाजमी है। ये महंगाई बढ़ाने वाला भी साबित हो रहा है, जिसका असर अंततः दुनिया भर के आम लोगों पर पड़ रहा है। गौरतलब है कि इजराइल हमास जंग में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हुथी विद्रोही गुट यमन के अपने कब्जे वाले इलाकों से लाल सागर से गुजर रहे जहाजों को निशाना बना रहा है। अमेरिका सहित कई देश ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के तहत लाल सागर में युद्धपोत भेजकर जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इसमें सीधा हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन भारत ने भी अरब सागर में अपने पोत भेजे हैं, क्योंकि भारत आ रहे जहाज पर अरब सागर में भी हमला हो चुका है। तो सुरक्षा की कोशिश जारी है। इस बीच ये चेतावनी आई है।